सो हेलो एवरीवन। ये हमारा केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर आने वाला है ट्रिपल आर का। पहले लेक्चर में हम लोगों ने जहाँ तक किया था यानी कि एटम तक, उसके आगे प्रोसीड करेंगे और ये दूसरा और आखिरी लेक्चर ही होगा केमिस्ट्री के, इसे हम पूरा ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन से, बिकॉज हमें पहले पता होना चाहिए एंडो एक्सोथर्मिक ये सब क्या होती हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले एक्सो और एंडोथर्मिक ही समझ लेते हैं। तो एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है, और एंडो वो होती है जिसमें हीट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, अब आते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये वो होती है जहाँ पर मल्टीपल रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल क्विक लाइम है। ठीक, ये वाटर के साथ मिलकर स्लेग लाइम बना रहा है जिसको हम बुझा हुआ चूना बोलते हैं। ठीक है, ये चूना है। ठीक है, चूने में आप पानी डालोगे, ठीक है, आपने देखा भी होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तो बहुत एकदम हीट निकलती है ना। आपने देखा होगा घर में जब पुताई वगैरह करने आते थे तो चूने में पानी डाल के थोड़ी देर अपने कपड़े वपड़े उतारते थे, फिर उसको टच करते थे क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। ठीक है, फिर उसको पेंटर लोग क्या करते थे, वॉल में लगा देते थे। और वॉल में जब लगा देते थे तो जो एटमॉस्फेयर में जो CO2 प्रेजेंट होती है, कितनी CO2 होती है, 0.036%, ज्योग्राफी हम लोगों ने पढ़ा था। तो वो कंबाइन करके इसके साथ अगेन ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बिकॉज एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है इसलिए। अब ये प्रोडक्ट नहीं होता है, ठीक है, हीट। तो कैल्शियम कार्बोनेट शाइनी फिनिश जो देता है वॉल्स को। ठीक है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है ना यहाँ पे, तो इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, इसी को ही हम लाइमस्टोन बोल देते हैं। थोड़ा पतला कर लेते हैं इसको, लाइमस्टोन बोल देते हैं, चॉक बोल देते हैं, एंड मार्बल बोल देते हैं इसी को। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। मोस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, जैसे आपने यहाँ पर देखा, तो ज़्यादातर, नॉट ऑल बट मोस्ट आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। डीकम्पोजिशन इसका उल्टा होता है, जहाँ पर एक सिंगल जो रिएक्टेंट होता है वो टूट के मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना देता है। ये है सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी। इस पर CGL Tier 1 में भी क्वेश्चन आया था आपका कि जब लेड नाइट्रेट जो होता है डिकम्पोज करता है तो किस गैस के ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे लेड ऑक्साइड बनेगा और ब्राउन फ्यूम्स जो निकलेंगे वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के निकलेंगे, और यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन गैस भी निकलेगी। यूजुअली जो है एंडोथर्मिक होती है, यानी कि हीट की नीड पड़ती है। अब कॉम्बिनेशन का उल्टा है ना, डिकम्पोजिशन, तो कॉम्बिनेशन एक्सो थी तो ये एंडो हो गई। ठीक, और यहाँ पे जहाँ पे हीट की नीड होती है डिकम्पोजिशन में, उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट का भी यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो यहाँ पर क्विक लाइम और CO2 मिल रहा है, जो कि इसको CaO को, दैट इज क्विक लाइम को, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड है। इसका सनलाइट में अगर हम इसको एक्सपोज कर देते हैं तो सिल्वर मिल गया और क्लोरीन और ब्रोमीन निकल जाता है। इसको ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है। अब किस तरह से प्रोसेस होता है वो हम जानेंगे अभी। अगर आपको बताया तो ठीक, नहीं तो सिंपल रट्टा मारो जिंदाबाद, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। ठीक ना, अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन अभिक्रिया, यानी किसी ने किसी को डिस्प्लेस कर दिया। क्यों डिस्प्लेस कर दिया किसी ने, जैसे कि ये हैं हमारे युजवेंद्र चहल। ठीक है, ये हैं उनकी एक्स मतलब वाइफ। ठीक है, ये एक बंदा आया तो इसने क्या किया, रिप्लेस कर दिया, ये ले गया इनको। क्यों, क्योंकि ही वॉज मोर काइंड ऑफ स्मार्ट, हम बोल सकते हैं लुक्स में, फिर जैसे भी, तो ये ले गया। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव था बंदा, ये थोड़े से कम रिएक्टिव हो गए थे क्रिकेट वगैरह खेलने में, तो ये हो गया यहाँ पर। तो वही हुआ यहाँ पर कि जैसे आयरन है, ठीक है, ये कॉपर सल्फेट है। ठीक है, और नहीं अगर ये युजवेंद्र चहल से समझ पा रहे हो तो हार्दिक पांड्या से भी समझ सकते हो। तो ये क्या है कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो क्या होगा यहाँ पर, आयरन सल्फेट और कॉपर क्या हो गया, सिंगल हो गया यहाँ पर। ठीक है, आयरन वॉज मोर रिएक्टिव। अब हमें कैसे पता चलेगा, अगर मान लेते हैं ये उल्टा रिएक्शन करवाने जाते हैं, जैसे कॉपर ले लेते हैं, एक सेकंड रुको, जैसे मैं कॉपर ले लेता और आयरन सल्फेट, तो क्या ये रिएक्शन होती, तो आंसर इज नो, ये रिएक्शन फिजिबल ही नहीं थी। क्यों, क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव होता है आयरन से, तो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब अगर मान लो जैसे अभी जो एग्जाम्पल हम दे रहे थे, तो जो उनकी वाइफ थी है ना, युजवेंद्र चहल, तो नाम तो याद आ नहीं रहा, जो भी नाम होगा। ठीक है, तो अगर मान लो जिसके साथ वो गई हैं, ठीक है, अब उनसे भी ज़्यादा स्मार्ट आ गया तो उसको छोड़ के वो उसके साथ चली जाएंगी, सिंपल। ज़्यादा रिएक्टिव हो तो तुम्हारे साथ आएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कौन ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है कौन नहीं है, तो इस तरह से हम याद करते हैं, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टोज एंड फरारी, फिर भी क्या, यानी कॉपर मिली मरकरी सिल्वर ऑडी। तो इस तरह से हम इसको याद करते हैं। तो ऊपर वाला ये मतलब ऊपर से नीचे डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, यानी ऊपर वाला ज़्यादा नीचे वाले से ज़्यादा रिएक्टिव, यानी ऊपर वाला नीचे वाले के सॉल्ट से उसको डिस्प्लेस कर सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे ये। ठीक, क्लियर इतनी चीज़। अब इसी का बड़ा भाई होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, दो दो डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं। ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट होती है, ध्यान रखना, इसको हम आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पर आयन्स का एक्सचेंज होता है। अब होता क्या है ना कि जब इसको हम पानी में डालेंगे तो सोडियम आयन और सल्फेट आयन आएंगे, इसको पानी में डालेंगे तो बेरियम आयन और क्लोराइड आयन आएंगे। जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो सोडियम क्लोरीन के साथ चिपक जाएगा, बेरियम सल्फेट के साथ, हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट, तो आयन एक्सचेंज हो गया। वाइट PPT बन गया बेरियम सल्फेट का, ऐसे लेड आयोडाइड का येलो PPT, बेरियम क्लोराइड का यहाँ पर ये वाइट PPT बनता है। क्लियर। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पे आते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, और रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना। ऑक्सीजन का जुड़ना, रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन का निकलना। ठीक,
यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गया। अब अगर एक ही रिएक्शन में दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों, तो उसको रेडॉक्स बोल देते हैं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। यहाँ ऑक्सीजन निकल गया, रिडक्शन, यहाँ ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीडेशन, तो दोनों हो रहा है रेडॉक्स रिएक्शन, सिंपल। अब ये ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वहीं रिडक्शन में अगर बात करेंगे तो इसका उल्टा, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब आपने देखा होगा कि जो चिप्स पैकेट होते हैं जैसे, तो ये काफ़ी फ्लफ़ी होते हैं, फूले होते हैं, गैस भरी होती है, तो वो ऑक्सीजन नहीं होती है, वो नाइट्रोजन होती है, ठीक है। NO2 गैस नहीं होगी, N2 गैस होगी, ठीक है। ये आपकी नाइट्रोजन गैस होगी। नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? काइंड ऑफ इनर्ट होती है, रिएक्ट नहीं करती है हमारे ये जो चिप्स पैकेट में ऑयल होता है। नहीं तो अगर O2 भर देंगे फिर O2 चली गई तो जो चिप्स पैकेट में ऑयल प्रेजेंट है वो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा और उसको क्या कर देगा, रैंसिड कर देगा, ख़राब कर देगा। तो इसीलिए हमने नाइट्रोजन भरनी होती है, ठीक है। तो ये एक तरह का, और क्या अगर रैंसिडिटी जो होती है ना हमारी, ध्यान रखना, रैंसिडिटी जो चीज़ें सड़ जाती हैं, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन के हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। ये एक तो रैंसिडिटी होती है और दूसरी कोरोजन होता है। कोरोजन का मतलब जंग लगना। तो जैसे जब आयरन में आपने देखा होगा, कोरोजन को क्या बोलते हैं, आयरन में कोरोजन को बोलते हैं रस्टिंग, जो रेड कलर की जंग लगती है, ठीक है, ऑक्साइड की। एंड देन कॉपर में, कॉपर वाली रस्टिंग नहीं बोलते हैं, कॉपर वाले को सिर्फ ऐसे कॉमन कोरोजन ही होता है वो। तो कॉपर कार्बोनेट की यहाँ पर ग्रीन लेयर बन जाती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कॉपर कार्बोनेट की ग्रीन कोटिंग चढ़ जाती है। खत्म हो गया हमारा ये वाला चैप्टर, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। आगे है मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। तब तक आप ये क्वेश्चन में बताओ, ये मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एंड दैट इज़ आपके लिए अभी के लिए क्वेश्चन है, मैं अभी बताऊंगा, ठीक है, लास्ट में जब खत्म हो जाएगा। क्वाइनेज मेटल्स किसको बोलते हैं? क्वाइनेज मेटल, 3 मेटल के नाम बताओ। तो सबसे पहले हम इनकी फिजिकल स्टेट को जानते हैं, मेटल नॉन मेटल, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, सॉलिड ये भी होते हैं, सॉलिड ये भी होते हैं, ठीक है। और ये एक्सेप्शंस हैं, यानी कि जो मरकरी होता है ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। उसी तरह यहाँ पर जो ब्रोमीन होता है नॉन मेटल होता है, लेकिन ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। गैलियम सीजियम रूम टेम्परेचर पे तो नहीं, लेकिन अगर हथेली में, यानी कि थोड़ा सा अगर आप हल्का सा, नहीं बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, थोड़ा सा आपने टेम्परेचर बढ़ाया नहीं कि तुरंत ये मेल्ट कर जाएंगे। अब आते हैं, ठीक है, ये समझ आ गया। लस्टर पे आते हैं। लस्टर का मतलब होता है शाइन, चमक। तो मेटल्स आपने देखे होंगे चमकते हैं, आप ले लो गोल्ड को ले लो, आप सिल्वर को ले लो, आप आयरन को ले लो, हर मेटल चमकता है, तो उसी को बोलते हैं। लेकिन लेड एक मेटल होता है, शीशा जिसको हिंदी में बोलते हैं, लेकिन चमकता नहीं है ये। और एक चीज़, जैसे आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे माइंड मैप, तो मैं माइंड मैप सारे शेयर कर दूंगा। एंड आई होप कि आपने टेलीग्राम पे जो मैंने करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग जो मैसेज डाला है वो सभी ने पढ़ लिया होगा, ठीक है। नॉन मेटल की बात करें, इनमें कोई चमक नहीं होती है, लेकिन अपवाद यहाँ भी है। केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस। आयोडीन, डायमंड, ग्रेफाइट बीइंग नॉन मेटल, ठीक है, लेकिन इनमें चमक होती, लस्टर होती, शाइनिंग होती है। हार्डनेस की बात करें, मेटल हार्ड होते हैं, नॉन मेटल उतने हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, ठीक है, मरकरी, गैलियम और जिंक, ये मेटल होते हैं लेकिन हार्ड नहीं होते हैं। जैसे जिंक की अगर बात करूँ ना, तो ये ब्रिटल नेचर का होता है। ऐसे मेटल ब्रिटल नहीं होते। ब्रिटल का मतलब ये होता है कि आपने मारा और एकदम जैसे नहीं कांच होता है, चकनाचूर हो जाता है। तो मेटल ऐसे चकनाचूर तो होते नहीं। आपने लुहारों को देखा होगा, पीटते रहते हैं लोहे को, कि चकनाचूर हो जाता है कि ना, दबेगा और दबेगा और दबेगा, पतला 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 फ्लैट होता जाता है, चकनाचूर नहीं होता है। लेकिन ये बेचारा चकनाचूर हो जाता है, ठीक है। फिर गाता है मैं टूट के सनवा, ऐसे करके, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम की अगर बात करेंगे तो ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। सीजियम का भी हमने देखा बहुत, गैलियम सीजियम जो हमारे किस ग्रुप से आते हैं, याद है, फर्स्ट ग्रुप, एल्कली मेटल। तो ये इतने सॉफ्ट, मतलब इतने, ये भी हमने देखा था लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, तो आराम से तुरंत पिघल जाते हैं। और ये तो पहले ही से पिघला हुआ है रूम टेम्परेचर पे, तो ये इसको क्या ही काटोगे आप। हम नॉन मेटल ये भी सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जैसे डायमंड होता है, डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। भले एक नॉन मेटल है, लेकिन इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी से पहले मैलिबिलिटी समझेंगे। मैलिबिलिटी का मतलब होता है दैट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। थिन शीट का मतलब पतली पतली चादर, जैसे अभी मैंने बताया था, थोड़ा मार मार के उसको पतला कर देते हैं, है ना, हमारे लोहार लोग। तो मेटल जो हैं ड्रॉन इन, गलत है यार इसमें, ठीक है, एक्सचेंज हो गया यहाँ पर, एक्सचेंज हो गया, ठीक है। ये है मैलिबिलिटी की डेफिनेशन और ये है डक्टिलिटी की डेफिनेशन जो यहाँ पर लिखी हुई है। डक्टिलिटी का मतलब होता है लंबे लंबे तार में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में गलत लिखा हुआ है माइंड मैप पे। तो मैलिबिलिटी होता है बीटन इनटू थिन शीट, डक्टिलिटी मतलब होता है वायर में खींचा जा सकता है। लेकिन एक्सेप्शन अगेन वही हो जाएंगे हमारे, क्योंकि मरकरी तो यार पिघला हुआ, उसको क्या खींचोगे, इतने सॉफ्ट होते हैं, इनको क्या खींचोगे। नॉन मतलब हमारे मैलिएबल नहीं होते हैं। क्लियर है इतनी चीज़? आगे बढ़ते हैं। डक्टिलिटी का मतलब होता है दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। जैसे 1 ग्राम जो गोल्ड होता है, आपको पता होगा गोल्ड का सिंबल क्या होता है, AU। तो इसको हम 2 किलोमीटर लंबे तार में तब्दील कर सकते हैं, है ना। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, मेटल का बहुत हाई होता है, नॉन मेटल का उतना हाई नहीं होता है। एक्सेप्शन मरकरी, यार पहले से आप देख लो,
मरकरी के अलावा और तुम क्या लिख सकते हो, गैलियम लिख सकते हो, सीजियम लिख सकते हो, क्योंकि अभी हमने देखा कि अगर जरा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये तुरंत मेल्ट हो जाएंगे, यानी कि बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। मरकरी की अगर बात करेंगे पहले से ही पिघला हुआ है, इनका पहले ही से लो मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन डायमंड हमने देखा था हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस स्टोन है, तो जब बहुत ज़्यादा आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तब जाके इनमें कुछ होगा, यानी कि वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्लियर। डेंसिटी की बात कर लेते हैं, अगेन मेटल डेंसर होंगे हमारे। ठीक है, जैसे मैं अगर हाईएस्ट डेंसिटी की बात करूँगा, ठीक है, हाईएस्ट डेंसिटी की अगर मैं बात कर लूँ तो ये होता है आपका ऑस्मियम। ठीक है, और अगर लोवेस्ट की बात करूँगा तो इसमें लिथियम वगैरह आ जाता है। ठीक है, तो हाईएस्ट में आपका ऑस्मियम ध्यान रखना है आपको, और इनका लो डेंसिटी होता है नॉन मेटल वालों का। लेकिन डायमंड फिर से एक्सेप्शन में आ गया, बिकॉज हमने देखा था ये बहुत हार्ड होता है, तो डेंसिटी भी इसकी ज़्यादा होगी। ब्रिटलनेस का मतलब क्या होता है, वही टूटा तो चकनाचूर हो गया तो ब्रिटल बोलेंगे, और टूटा नहीं टूटा टूट के चकनाचूर हुआ तो उसको हम मैलिएबल बोलते हैं, जो हमने देखा था। तो मेटल जो होते हैं हार्ड होते हैं, ठीक है, लेकिन ब्रिटल नहीं होते। लेकिन ऊपर ही बताया तुमने जिंक आपका ब्रिटल होता है, ठीक है, ये मैलिएबल उतना नहीं होता है। नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं, लेकिन गैसेस जो होती हैं ऑब्वियस सी बात है ये ब्रिटल नहीं होती हैं। क्लियर है। थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर बात करें तो मेटल आर गुड कंडक्टर, वाइल नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मेटल हमारे कैटाइनिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। कैटाइनिक का मतलब होता है कि मेटल्स जो होते हैं दे लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म कैटाइन, जिनको धनायन बोलते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स दे गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाते हैं, जिनको ऋण आयन बोलते हैं। ठीक, अब आते हैं मेटलॉइड पे। तो मेटलॉइड वो होते हैं जो मेटल की तरह गुड कंडक्टर, नॉन मेटल की तरह बैड कंडक्टर नहीं होते हैं, बीच में होते हैं। कल भी मैंने आपको पीरियडिक टेबल में बताया था कि ये होते हैं जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सब क्या होते हैं, ये हमारे मेटलॉइड होते हैं। इसके लेफ्ट साइड में जितने हैं वो सब मेटल हैं, इसके राइट साइड में नॉन मेटल्स हैं, है ना। तो ये है, ठीक। इन सबको हम एज अ सेमी कंडक्टर बनाने में भी यूज़ करते हैं, सिलिकॉन वगैरह को, है ना। चलो, रिएक्टिविटी सीरीज़ तो सर मैंने आपको बताई दी है पीछे भी, तो रिएक्टिविटी सीरीज़ जानने की अभी कोई ज़रूरत तो है नहीं मेरे हिसाब से, बिकॉज पीछे हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, और अब क्या पढ़ लिया जाए, जो एलॉय होते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में एलॉइंग जो होता है ना, एक तरीका होता है रस्टिंग, कोरोजन वगैरह को रोकने का। अभी हम लोगों ने कोरोजन देखा था, कोरोजन देखा था कि आयरन में हो रहा था रेड कलर का, कॉपर में हो रहा था ग्रीन कलर का, आयरन वाले को रस्टिंग बोल रहे थे। तो उसको रोकने के लिए आयरन में हम अगर जिंक की भी क्या कर सकते हैं, प्लेटिंग कर सकते हैं, जिंक की, यानी जिंक की कोटिंग चढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैनुअल तरीके से, तो उसको बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। ठीक है, गैल्वनाइजेशन। या फिर हम एलॉइंग भी कर सकते हैं। एलॉइंग इज ऑल्सो अ टेक्निक टू प्रिवेंट अ मेटल फ्रॉम द कोरोजन। जैसे ब्रास है, कॉपर और जिंक का ये है आपका एलॉय, ब्रॉन्ज कॉपर और टिन का है। वैसे अभी तक परसेंटेज का मैंने क्वेश्चन देखा तो नहीं, एसएससी परसेंटेज पूछे, बट फिर भी थोड़ा सा ब्रास और ब्रॉन्ज का थोड़ा सा ध्यान में रखना, इसी वजह से यहाँ पर ये लिखा हुआ है। सोल्डर की अगर बात करेंगे तो टिन और लेड, बेल मेटल आपका कॉपर और टिन, गन मेटल कॉपर, टिन और जिंक ऐड हो जाएगा। अमलगम की वो एलॉय होता है जिसमें आपको मरकरी देखने को मिलेगा। मरकरी अगर आपने डाल दिया तो वो अमलगम बन जाएगा। और कमेंट करके बताइए एलॉय जो होता है वो किस तरह का मिक्सचर होता है, कल हम लोगों ने देखा था। स्टेनलेस स्टील में ध्यान रखना है, कार्बन को स्ट्रेंथ देने के लिए ऐड किया जाता है कॉन्स्टेंटिन। ठीक है, कॉपर और निकल जो आपका मैग्नेलियन होता है। ठीक है, इसमें कॉपर, निकल और मैंगनीज होता है। नाइक्रोम, निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखना है, कॉपर, निकल और जिंक होता है। वाइट गोल्ड में आपका गोल्ड होता है मोस्टली 75%, और निकल पैलेडियम को ऐड किया जाता है। मैग्नीशियम की अगर बात करें, मैग यानी मैग्नीशियम और एल यानी एल्यूमिनियम, और ड्यूराल्यूमिन मतलब एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज और कार्बन। ठीक है, एलॉय जो होता है ये हमारा होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस का मतलब सजाती है, यानी कि ये क्या है, ये एक सोल्यूशन है। ठीक है, इट इज़ अ सोल्यूशन। अब आ जाते हैं किस में, इसकी रिएक्शन में, यानी कि केमिकल रिएक्शन। अभी तो जो हम पढ़ रहे थे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, हार्ड है, मैलिएबल है, डक्टाइल है, और एक चीज़ और मिस हो गई यहाँ पर, एंड दैट इज़ सोनोरस। हाँ, ये देखो लिखा भी हुआ है। सोनोरस का मतलब होता है जब हम इनको स्ट्राइक करते हैं तो दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। ठीक है, टन टन की जो आवाज़ आती है तो उसको हम बोलते हैं सोनोरोसिटी। जैसे हमारे स्कूल की घंटी बजती थी, है ना, और जो हमारे दिल की घंटी बजती है, तो हमारे दिल की घंटी में भी क्या है, सोनोरोसिटी है। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो मेटल ऑक्साइड बनता है। मेटल ऑक्साइड किसका नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। फोटरिक ऑक्साइड क्या होता है, देखो मेटल का ऑक्साइड होता है बेसिक, और नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है एसिडिक। तो हमें ये पता होना चाहिए, तो आपको पता होगा एसिड बेस तो ठीक है, नहीं पढ़े, हमको ये पता ही होगा कि एसिड हमेशा बेस के साथ रिएक्ट करता है और बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। तो ये जो रिएक्शन होती है जहाँ एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो एसिड एसिड के साथ तो रिएक्ट करेगा नहीं, बेस बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए जो मेटल ऑक्साइड है
ठीक है, वो हमेशा किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा। लेकिन एम्फोटरिक ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, है ना। ये होते हैं हमारे जैसे ये जिंक, ठीक है, एल्युमिनियम, लेड, बेरिलियम, टिन, ठीक है। तो इसको हम ऐसे याद करते हैं, जनाबे आली, ठीक है, जनाबे आली। और मैं खुद ही भूल गया आगे क्या था वो ट्रिक, जनाबे आली। ठीक है, इतना भी 3 भी याद कर लोगे काफ़ी है, बट ये ध्यान रखना, ठीक है, अपना कुछ ट्रिक बना लो। जनाबे आली के आगे मुझे याद नहीं आ रहा। मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्यूबल इन वाटर एक्सेप्शन, ठीक है। ज़्यादातर जो हमारे मेटल ऑक्साइड होते हैं वो इनसॉल्यूबल होते हैं, लेकिन सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड जो होता है वो घुल जाता है, ठीक है। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनता है, ठीक है। इसको हम तो चलो पहले आगे देखेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है, जिसको कि आई थिंक आपको पता होगा हम कैसे याद करते हैं। ये हम इसको मैश करके याद करते हैं। मैश का मतलब होता है मेटल प्लस एसिड विल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। इसको मैश रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। यानी मेटल प्लस एसिड विल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन यहाँ पर ऊपर, ठीक है। ये क्या है, मेटल दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो अब क्या होगा ये सर कि ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव दैन सिल्वर, क्योंकि कॉपर ऊपर ही रिएक्टिविटी सीरीज में, इसलिए, ठीक है ना। मेटल और नॉन मेटल जब आपस में रिएक्ट करते हैं ना, तो ये होता क्या है कि मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायन, एंड नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एक बड़ा अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है। सोचो तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है और वो किसी दूसरे के पास है, और दूसरे को वो चीज़ देने के लिए आतुर है, ठीक है। तो कितना बढ़िया बॉन्ड बनेगा, है ना। तो NaCl, जैसे ये मेटल है ये नॉन मेटल, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको आयनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और ये जो कंपाउंड बनता है NaCl जैसे, तो ये बहुत, पहली बात तो इसको इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड बोलेंगे, और इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा बहुत हाई होता है, इसको तोड़ना बॉन्ड को काफ़ी मुश्किल होता है। और ये जो होते हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, ठीक है। जो हमारे इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड वो होते हैं जो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बनते हैं। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड किनके बीच में बनता है, नॉन मेटल मेटल नॉन मेटल के बीच में बनता है। यहाँ पे अगर मैं आपको ऑर्डर बताऊँ, ठीक है, तो एक सेकेंड, यहाँ पे जो आयनिक बॉन्ड होता है दैट इज़ इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, वो सबसे स्ट्रांग होता है। देन आता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड, जो भी हम देखेंगे जब कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। देन आता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। देन आता है हमारा वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन, ठीक है, जो वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन होता है। ध्यान ये चीज़ रखिएगा कि वॉन्डर वॉल फोर्स भी ना मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, मतलब 4 टाइप के। अब उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इसमें जो वीकेस्ट होता है, ठीक है, वीकेस्ट वॉन्डर वॉल फोर्स, वो ध्यान रखिएगा, ये होता है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस ये सबसे वीकेस्ट होता है। क्लियर। अभी आ जाते हैं कि जो मेटल होता है वो कैसे ऑब्टेन किया जाता है। तो मेटल को ऑब्टेन किया जाता है उसकी ओर से, ठीक है। तो और जैसे कि आपने सुना होगा बॉक्साइट एल्यूमिनियम की ओर होती है, आयरन की ओर होती है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, है ना। जिंक ZNS होता है आपका, जिंक होता है, और बाकी कैलामाइन, जिंकसाइट, मरकरी का सिनाबार होता है, ठीक है, सल्फाइड ओर होता है ये। मोनाजाइट जो सैंड होती है, जो हमें इंडिया के कोस्टल इलाकों में खासकर केरल और तमिलनाडु में मिलती है, तो उसमें थोरियम मिलता है, जिसको एज अ फ्यूल भी यूज़ किया जा सकता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। सोडियम का बोरैक्स होता है, ठीक है। चिली एंड इंडियन सॉल्ट पीटर, जैसे कि आपका पोटेशियम नाइट्रेट है। चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हमारा सोडियम नाइट्रेट होता है, ठीक है, एक सेकेंड, जो सोडियम नाइट्रेट होता है दैट इज़ NaNO3, इट इज़ यूज एज एन एक्सप्लोजिव, ठीक है। इसको एक्सप्लोजिव के तौर पे यूज़ किया जाता है ना। अब इसको हम रिफाइन कैसे करते हैं, और जो पिच ब्लेंड होता है वो यूरेनियम की ओर होती है, और इसका फॉर्मूला होता है UO2। तो ओर को पहले क्या किया जाता है, यहाँ पे क्लासीफाई किया जाता है कि ये किस मेटल की ओर है, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी या फिर लो रिएक्टिविटी। अगर हाई रिएक्टिविटी है तो हम इलेक्ट्रोलिसिस कर लेते हैं मॉल्टन स्टेट का और हमें प्योर मेटल मिल जाता है। लेकिन अगर लो रिएक्टिविटी का है, पहले तो मीडियम रिएक्टिविटी की बात कर लेते हैं। तो मीडियम रिएक्टिविटी क्या है, तो या तो वो अपनी कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेगा या सल्फाइड के फॉर्म में मिलेगा। अगर कार्बोनेट है तो उसको हम कैल्सिनेशन करवाते हैं, और अगर सल्फाइड है तो रोस्टिंग। जो रोस्टिंग होती है वो ध्यान रखिएगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, और जो कैल्सिनेशन होती है ये आपकी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। और इसके बाद हमें मेटल की ऑक्साइड मिल जाती है, देन उसका रिडक्शन करवा देते हैं, तो कार्बन का मोस्टली यूज़ कर लेते हैं, देन मेटल हमारा प्योरीफाई हो जाता है। और अगर सल्फाइड ओर है तो मतलब अगर हाई रिएक्टिविटी का मेटल, सॉरी लो रिएक्टिविटी का मेटल है, तो वो अपने सल्फाइड ओर में ही एग्जिस्ट करेगा, तो उसका हम रोस्टिंग करवा देंगे, जैसे हमने देखा था सल्फाइड का रोस्टिंग करवाते हैं। देन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर मेटल मिलेगा एंड उसका हम रिफाइनिंग कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। एंड एक चीज़ ध्यान रखेंगे, और वो चीज़ क्या आती है, हाँ, कई बार क्या होता है हम रिडक्शन के लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज़ कर लेते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है थर्माइट रिएक्शन, ठीक है।
जो थर्माइट रिएक्शन होता है उसको यूज़ किया जाता है, यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स, ठीक है, यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पर हम आयरन को डिस्प्लेस कर देते हैं एल्यूमिनियम से, तो वो होती है हमारी थर्माइट रिएक्शन। नाउ आगे बढ़ते हैं और आई थिंक ये चैप्टर भी हमारा खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट में, ठीक है। सबसे पहले आते हैं एसिड में। एसिड क्या होता है, जिनका सोड मतलब खट्टे होते हैं ये, ठीक है, कोरोसिव नेचर होते हैं। दो तरह के होते हैं, मिनरल एसिड और एक ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक वो होते हैं जो हमारे नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन होते हैं, जैसे कि जो सिरका होता है, विनेगर, उसमें एसिटिक एसिड होता है। जो हमारे खट्टे फल होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड होता है। टैमरिंड यानी कि जो इमली है, ग्रेप्स है, कच्चा बादाम कच्चा मैंगो है तो इसमें टार्टरिक एसिड होता है। वैसे तो मैंगो में मोस्टली ठीक है, अगर पक जाता तो मलाइक एसिड भी होता है, लेकिन ठीक है, जो कच्चा वाला होता है उसमें टार्टरिक एसिड होता है। और ऑक्जेलिक एसिड आपका टोमेटो और स्पिनच में होता है, ध्यान रखना। टोमेटो तो ज़्यादा लोगों को पता होता है लेकिन स्पिनच नहीं पता होता, तो स्पिनच में भी ऑक्जेलिक एसिड होता है। कर्ड जो होता है उसमें लैक्टिक एसिड होता है। लेकिन ब्यूटायरिक एसिड जो बटर होता है, रैंसिड बटर, ये आपका सीजीएल मेंस 2023 में पिछले वाले में पूछा गया था। एस्कॉर्बिक एसिड आपके आंवला वगैरह में होता है। मेथनोइक और फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या है, ये एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे कि ये फॉर्मिक एसिड या फिर मेथनोइक एसिड अगर मैं लिखूँ तो मैं कुछ ऐसे ही तो लिखूँगा, HCOOH, ये तो फॉर्मूला होगा। अगर मैं ये लिख दूँ तो ये एसिटिक एसिड हो जाएगा। अगर मैं ये लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, ये एक सेकेंड, ये हमारा प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। मेथनोइक, इथेनोइक और प्रोपेनोइक। अब अगर मैं तुमसे ये पूछ लूँ कि इनमें से सबसे ज़्यादा और सबसे कम एसिडिक कौन होगा, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये होगा और सबसे कम एसिडिक ये होगा। जितना ज़्यादा आप एल्काइल ग्रुप बढ़ाते जाओगे, लंबा करते जाओगे, उतना ही वो उसकी एसिडिटी कम होती जाएगी, ठीक। स्टेरिक एसिड आपका ऑयल्स और फैट में होता है। मिनरल एसिड वो होते हैं जो मिनरल से प्राप्त होते हैं, बड़े तगड़े होते हैं। आपने देखा होगा लेबोरेटरी में लिखा रहता है डेंजर इस तरह से ना, तो यही होते हैं वो, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक, बोरिक, कार्बनिक और फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, बस ऐसे ही रैंडम दिमाग में मैं आपको बता रहा हूँ। दैट इज़, ये ध्यान रखिएगा, जो सोडियम बेंजोएट होता है, ठीक है, सोडियम बेंजोएट, उसको हम यूज़ करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, जैसे कि हम विनेगर को भी यूज़ करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, ये चीज़ ध्यान रखना है। सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रॉल बोलते हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड के जो थिक क्लाउड्स होते हैं वो किस प्लैनेट में देखने को मिलते हैं, नाइट्रिक एसिड एक्सप्लोजिव में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है, जब हम खाना खाते तो निकलता है। बोरिक एसिड एंटीसेप्टिक में होता है। कार्बोनिक एसिड कोल्ड ड्रिंक, ओके, पता नहीं एकदम से रैंडम फिर दिमाग में आया कुछ। कल सोल्यूशन पढ़ाए थे आपको, तो सोल्यूशन में सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन क्या था, ये था एलॉय, ठीक है। लिक्विड लिक्विड भी देख लिए थे हम, लेकिन सॉलिड लिक्विड का एक एग्जांपल ध्यान रखना। सॉलिड में जैसे हम जब आयोडीन को यूज़ करते हैं सल्यूट, और लिक्विड में हम यूज़ करते हैं इथाइल अल्कोहल, ठीक है, इथाइल अल्कोहल को यूज़ करते हैं, जिसको मेथनॉल बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम यूज़ करते हैं एज एंटीसेप्टिक, और इसको हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक, इसको हम बोलते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ये ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। टिंक्चर ऑफ आयोडीन बोलते हैं इसको, एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। बिकॉज मैंने बोरिक एसिड देखा तो इस वजह से याद आ गया, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड आपका फर्टिलाइजर के तौर पे यूज़ होता है, और कोल्ड ड्रिंक में आपका होता है कार्बोनिक एसिड। ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन ठीक है, मिनरल एसिड इसको हम ट्रीट करते हैं। मैलिक एसिड किस में होता है, एप्पल और बनाना में। और ये ध्यान रखना कि जो फॉर्मिक एसिड होता है, हाँ ये ध्यान रखना, जो नेटल लीव्स होती हैं, जो नेटल लीव्स होती हैं, ठीक है, जो नेटल लीव्स होती हैं, बिच्छू बूटी इसको हिंदी में बोलते हैं, उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। इंडिकेटर पे आते हैं, तो इंडिकेटर वो जो हमें इंडिकेट करके बता दे कि भाई एसिड है, बेस है, क्या है, तो लिटमस पेपर का हम यूज़ करते हैं। लिटमस पेपर लाइचिन से बना होता है। लाइचिन क्या होता है, थैलोफाइटा फाइलम से बिलोंग करता है, और इसका जो एक्चुअल कलर होता है वो पर्पल कलर की डाई होती है। द एक्चुअल कलर इज़ पर्पल, ठीक है, पर्पल कलर की डाई होती है लाइचिन। एंड जो लिटमस पेपर होता है ब्लू से रेड में हो जाता है एसिड जब डालते हैं, और बेस के प्रोसेस में रेड से ब्लू हो जाता है लिटमस पेपर ना। टर्मरिक, हल्दी आपने देखा होगा, अगर आपके कपड़ों में लग जाती है खाना खाते वक्त ना, वो हल्दी के दाग लग जाते हैं, तो जब साबुन मारते हो, साबुन क्या है, बेस होता है, तो वो रेडिश ब्राउन हो जाता है, ठीक है। ये यार ब्लू नहीं, ये बेस होगा, ठीक है, तो रेडिश ब्राउन हो जाता है। जैसे पानी डालोगे फिर से वो अपने ओरिजिनल कलर में आ जाता है। तो एसिड में कोई कलर नहीं चेंज करता, बेस में चेंज करता है। फिनोप्थलीन देख सकते हो, मिथाइल ऑरेंज देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। और फैक्ट्री इंडिकेटर वो होते हैं जो कि स्मेल से पता लगाते हैं। जैसे मान लो जो लोग देख नहीं सकते वो कैसे पता लगाएंगे कि कोई एसिड है या बेस है। अब इसमें जैसे कि लिटमस में देखा था, जैसे ब्लू टू रेड हो जाएगा एसिड के प्रेजेंस में, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ब्लू टू रेड और रेड टू ब्लू किस में है। तो एसिड किसका साइन होता है, डेंजर का, तो डेंजर क्या होता है, रेड होता है। तो जैसे रेड देखने को मिला मतलब एसिड है, ठीक है। ऑल फैक्ट्री वो हैं जो स्मेल से बता दें हमें, जैसे कि अनियन की अगर बात करें, प्याज,
तो एसिड में वो अपनी स्मेल को रिमेन मतलब रखता है। बेस क्या करता है, बेस में जब आएगा तो वो अपनी स्मेल को लूज़ कर देगा। वनीला देख सकते हैं, वैसे पूछता नहीं है वनीला का ज़्यादा। क्लोव ऑयल ध्यान रखना, इसमें एक होता है यूजेनॉल करके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका नाम यूजेनॉल। तो ये होता है जिससे कि अपना बता देता है कि भाई ये एसिड है, बेस है, कैसे क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं ये, स्मेल से बताते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर काइंड ऑफ ये होते हैं जो मतलब हर एक पीएच वैल्यू के लिए डिफरेंट कलर शो करते हैं। पीएच वैल्यू क्या होती है, पीएच वैल्यू पढ़ लें क्या अभी, चलिए सर, हाँ नहीं पहले बेस पढ़ लेते देन पीएच पे आएंगे, ठीक है। तो जो हमारे बेस होते हैं ये बिटर इन टेस्ट होते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने देखा था, अभी इसको लाइम वाटर बोल रहे थे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को विंडो क्लीनर के तौर पर यूज़ करते हैं, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को साबुन बनाने में यूज़ करते हैं, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं पेट की एसिडिटी को सही करने के लिए, जिनको हम एंटासिड बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं को, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो अगर हम जब एसिड की रिएक्शन करवाते हैं मेटल कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट, जैसे मेटल कार्बोनेट है, ये बाई कार्बोनेट है। बाई कार्बोनेट जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बीच में एक हाइड्रोजन लग गया, तो उस केस में ध्यान रखना CO2 गैस इन्वॉल्व होती है। कौन सी गैस, CO2। अभी हम आगे चल के देखेंगे, कुछ और नहीं बल्कि बेकिंग सोडा है, खाने वाला सोडा है ये, ठीक है। तो बेकिंग सोडा है आपका, इसमें जब हम एसिड डालते हैं तो हमें CO2 गैस रिलीज़ होती है। मेटल और एसिड ये हम पढ़ चुके हैं, मैश, मेटल एसिड, सॉल्ट और हाइड्रोजन ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम इसको पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में CO2 इवॉल्व होता है, प्लस सॉल्ट हमें मिलता है इसमें, ठीक है। नाउ सॉल्ट क्या होता है फिर, लेकिन एसिड और बेस की पहले रिएक्शन पढ़ लेते हैं। तो हमें पता है कि एसिड जब बेस को मिलाते हैं तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, जिसमें कि सॉल्ट, वाटर और हीट यानी कि एक्सोथर्मिक इन नेचर होती है। अब ये जो सॉल्ट है इसका पीएच क्या होगा, यानी कि ये एसिडिक नेचर का सॉल्ट होगा या बेसिक नेचर का सॉल्ट होगा, ये डिपेंड करेगा कि जो आपने एसिड लिया वो स्ट्रॉन्ग है या बेस लिया वो स्ट्रॉन्ग है। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट एसिडिक होगा, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट बेसिक होगा। मान लेते हैं सर दोनों एक तरीके से, यानी दोनों ये तो स्ट्रॉन्ग है या दोनों ही वीक हैं, तो उस केस में जो सॉल्ट मिलेगा वो न्यूट्रल होगा, सिंपल, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सॉल्ट की चर्चा करते हैं अभी, ठीक है। नमक कैसे मिलता है, एसिड और बेस में डालते हैं तब, और वही चीज़ जो अभी मैंने बताई है ना, कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो सॉल्ट एसिडिक होगा, वही पूरी कलानुक्रम यहाँ समझाया गया है। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो कुछ सॉल्ट लिखे हुए हैं, आई थिंक आप ये तो यार समझ ही जाओगे, ये मत बोलना कि सर ये तो समझा दो, है ना। सो ब्लू विट्रियल क्या होता है, ये कॉपर सल्फेट .5H2 जिसको नीला थोथा बोलते हैं। अब अगर इसको हम हीट करके इसको डिहाइड्रेट करवा दें, पानी निकाल दें इसका, ये अपने ओरिजिनल कलर में आ जाएगा जो कलरलेस होता है। ये आपका आयरन, ये FeSO4.7H2 होता है। तो कभी कभी आपसे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल पूछ लेता है कि भाई ब्लू विट्रियल में कितने होते हैं, ग्रीन में कितने होते हैं, वाइट में कितने होते हैं, एप्सम सॉल्ट में कितने होते हैं, ठीक है। पोटाशियम क्या होता है, पोटेशियम और एल्यूमिनियम का ये सॉल्ट होता है। मोर सॉल्ट क्या होता है, अमोनियम और आयरन का ये सॉल्ट होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, सॉल्ट पूछ लेता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली क्या होता है, जहाँ पर हमें क्लोरीन और एल्कली मिलता है। तो जब हम सोडियम क्लोराइड का एक्वस फॉर्म लेते हैं, इसको हम ब्राइन के नाम से जानते हैं। सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस फॉर्म होता है उसको ब्राइन बोलते हैं, और उसका जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो हमें कैथोड पे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलती है और हाइड्रोजन मिलता है, और क्लोरीन मिलती है एनोड पे, ठीक। इसको हम बोलते हैं क्लोर एल्कली, क्योंकि हमें क्लोरीन और एल्कली मिला। एल्कली क्या होते हैं, एल्कली वो बेस होते हैं जो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, जो पानी में घुल जाते हैं, ठीक है। वो बेस जो पानी में घुल जाते हैं, दैट मीन्स ऑल दी एल्कली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ये जो क्लोरीन मिला है ऊपर से, इसको डाल दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, बस क्या मिल जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं इसको, या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं इसको। कहाँ यूज़ करते हैं सर, क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या कर देगा, क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट एजेंट के तौर पे काम करता है, वाटर को प्योरीफाई कर देगा। प्लस इसमें जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है, एक सेकंड रुको, ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, ये मतलब पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे फॉर एग्जांपल हम अभी पढ़ रहे थे कि जैसे कि रेडॉक्स रिएक्शन हम पढ़ रहे थे पीछे, अभी आ जाते हैं उसी रिएक्शन में। ये रेडॉक्स कहाँ है आपकी, ये रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पर क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, मतलब रिडक्शन, यहाँ पर ऑक्सीडेशन। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन।
ठीक है, लेकिन ये एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे। समझिए आप मेरी बात को, यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ तो मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, लेकिन ये एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट अलग होता है और वो जो जहाँ पे होता है उसका ऑपोजिट होता है। जैसे कि यहाँ पर रिडक्शन हुआ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम किया कॉपर ने, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है, जिसने रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम किया, ध्यान रखना, ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कार्बन एंड कंपाउंड नहीं, इसको देख रहे थे हम, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर हमने देख लिया, बेकिंग सोडा पे आते हैं और यहाँ पर यूजेस आपने समझ लिए ना। एक तो ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाएगा, कहाँ पर, वुड एंड पल्प इंडस्ट्री में, जैसे पेपर वेपर बनाना है ना, तो किसी भी चीज़ का मतलब जैसे कलर नहीं आ रहा है तो उसको एकदम जो ओरिजिनल कलर है उसको हटाने के लिए, छुटाने के लिए यूज़ करते हैं। ड्रिंकिंग वाटर जम फ्री बनाने के लिए और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे। बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं, जब हम सॉल्ट को लेते हैं और उसमें अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर डाल देते हैं तो अमोनियम क्लोराइड मिलता है, जो कि एक सबलाइम कंपाउंड होता है। सबलाइम मतलब सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है ये डायरेक्टली, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम कोई मिक्सचर हमें मिल जाए जिसमें अमोनियम क्लोराइड हो, जिसमें आपका नैप्थलीन हो, ठीक है, जिसमें आपका कैम्फर कपूर हो, तो उसको हम सब्लिमेशन से अलग कर लेते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल गया, इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। कहाँ पे यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा को, बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड एज एन एंटासिड। एंटासिड क्या होते हैं, जो पेट की एसिडिटी को बुझा देते हैं। इसको बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जब हम बेकिंग सोडा में माइल्ड एडिबल एसिड, अभी पीछे दिखाया था आपको ये, ठीक है, मेटल बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट की रिएक्शन, तो वहाँ पर हम एसिड ही तो डाल रहे थे, तो माइल्ड एडिबल एसिड अगर हम डाल देंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल टार्टरिक एसिड, तो ये क्या हो जाएगा, CO2 गैस रिलीज़ करेगा। तो CO2 गैस रिलीज़ करेगा तो जैसे अगर हम केक वगैरह बनाएंगे तो CO2 से क्या रिलीज़ किया से क्या हो जाएगा, फ्लफ़ी बन जाएगा, मोटा मोटा बन जाएगा, एकदम फूला हुआ बन जाएगा, ठीक। तो ये हो गया। अब इसमें अगर आप वो 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स का एड ऑन कर दें तो ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेटेड। दैट इज़ इसमें 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड हो जाएंगे और इसको हम बोलेंगे वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, निरमा नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया है ना। और सोडियम इसको हम अगर इसको बेकिंग पाउडर को अगर हम हीट करेंगे तो इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। देन हमें इसको क्या कर देना, वाटर इसमें 10 मॉलिक्यूल ऐड कर देने हैं। अब 10 कैसे सर ऐड करेंगे, 10 बूंदें ऐड करनी ना, तुम पानी डाल दो अपने आप वो 10 को अटैच कर लेगा और वो यहाँ पर वॉशिंग सोडा बन जाएगा। और वॉशिंग सोडा कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो इसको हम यूज़ करते हैं परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए, ठीक है, टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस वाटर की। अच्छा, हार्ड वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर वो होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट मिले। इसको D2O से मत कंफ्यूज करना, ये हैवी वाटर होता है। जो सॉल्ट इसमें मिलते हैं उसको हम बोलते हैं हार्ड वाटर, ठीक है, वहाँ पे यूज़ करते हैं। प्लस वॉशिंग सोडा को और कहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, इसको हम यूज़ कर लेते हैं ग्लास इंडस्ट्री वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं और ग्लास इंडस्ट्री, हाँ ग्लास इंडस्ट्री में इसका यूज़ कर लिया जाता है। और आगे बढ़ते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जब हम जिप्सम को हीट कर देते हैं तब मिलता है। जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2, यानी कि अगर हम कैल्शियम सल्फेट में 2 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो उसको हम जिप्सम बोलते हैं। अब इसको अगर हम हीट कर दें कितने टेम्परेचर पे, 373 केल्विन पे। 373 केल्विन का मतलब है टेम्परेचर निकालना, मैंने पिछले वाली क्लास में आपको सिखाया था कैसे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और सेल्सियस से केल्विन में जाते हैं। तो इसमें 273 घटा देंगे तो केल्विन से डिग्री सेल्सियस में चले जाएंगे, तो 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन में जब हीट करेंगे तो 1.5 वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और आधा बचेगा। इसी को हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको कि हम प्लास्टर वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। और जिप्सम का यूज़ किया जाता है अगर हमारी जो मिट्टी है, सॉयल है, अगर वो सॉल्टी हो गई है, बेसिक हो गई है बहुत ज़्यादा, तो उसको हम ट्रीट करने के लिए जिप्सम का यूज़ करते हैं। और अगर एसिडिक हो गई है तो हम लाइम का यूज़ करते हैं उसको ट्रीट करने के लिए ना। द लास्ट टॉपिक एंड दैट इज पीएच स्केल। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या फुल फॉर्म होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन जर्मन लैंग्वेज में पी का मतलब पूछता है तो वो पोटेंस होता है। अब ये पीएच जो स्केल है वो 0 से लेकर 14 तक रन होती है, वो 0 1 2 3 से लेकर है ना 12 13 14 तक पूरा। इसमें 7 न्यूट्रल वैल्यू होती है। 7 से अगर कम वैल्यू आती है तो उसको हम एसिड बोलते हैं, 7 से अगर ज़्यादा वैल्यू आती है तो उसको हम बेस बोलते हैं। 7 न्यूट्रल होता है, जैसे जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर होता है। एंड कमेंट बताओ, डिस्टिल्ड वाटर इज डिस्टिल्ड वाटर अ गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। अब मुझे याद आ रहा है कि मैंने तुमसे पीछे कुछ पूछा भी था। तो कॉइनेज मेटल होते हैं जैसे कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है, ये कॉइनेज मेटल्स होते हैं। और क्या यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा था, यहाँ पर मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था, भूला। तो जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो आपका बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। जो एकदम प्योर वाटर होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है, बैड कंडक्टर। आगे आते हैं तो
ये आप देख सकते हैं एक्सट्रीमली एसिडिक होंगी, एक्सट्रीमली बेसिक नेचर के होंगे। जैसे 14 होता है किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है, NaOH का होता है। 1.6 जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है, सब लिखा हुआ है यहाँ पे, गैस्ट्रिक जूस 1.6, लेमन का नहीं, लेमन से भी ज़्यादा हमारा एसिडिक होता है जो हमारे पेट में जो HCl निकलता है गैस्ट्रिक जूस। मिल्क का 6.4। तो इसी वजह से क्या लोग, दूधिया लोग क्या करते हैं, जो हमारे मिल्क मैन होते हैं वो इसमें सोडा ऐड कर लेते हैं, एक स्लाइटली बेसिक मटेरियल ऐड कर लेते हैं, सो दैट थोड़ा सा pH वैल्यू बढ़ जाए, 7 या फिर 7.2 के समथिंग हो जाए। तो शाम तक जब दूध डिलीवर करेंगे तो अब अपने ओरिजिनल pH वैल्यू पे आ जाएगा। ब्लड, सलाइवा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, पेट की एसिडिटी ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। दैट मीन कि ये एंटासिड की तरह बिहेव करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस होता है ये, ठीक है। MgOH का होल ट्वाइस याद है, वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट तो हम पढ़ ही चुके हैं, तो आपको फॉर्मूला बनाना तो आता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई है एलिमेंट x, कोई एलिमेंट है y, उनकी वैलेंसी मान लेते हैं 2 और 3, तो ये इनका फॉर्मूला क्या बनेगा, x3y2। क्या किया हमने, ये कर दिया, क्रॉस कर दिया, ठीक है। जैसे हम एल्यूमिनियम है, क्लोरीन है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोरीन की 1, इसको इधर इसको इधर, तो Al1 को लिखते नहीं है, Cl3, ठीक है। जैसे कि मैं पूछ लूँ क्या पूछ लूँ मैं आपसे, मैग्नीशियम और क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो वैसे तो ठीक है, आप बोल दोगे वो तो हमें पता है, इसमें वैलेंसी क्या। अभी अगर मैं ऐसे ही तुमसे पूछ लूँ कि बेटा बताओ, एक एक्स एलिमेंट है, एक वाई एलिमेंट है, एक की वैलेंसी 3 है, एक की वैलेंसी 4 है, तो कैसे बताओगे, यही करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो MgCl, तो Mg की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, तो ये करेंगे तो MgCl2 आ जाएगा। तो इस तरह से निकालते हैं फॉर्मूला, क्लियर। हमारी जो बॉडी है वो इस pH रेंज पे काम करती है, 7 से 7.8, ये ध्यान रखना। और जब किसी रेन का pH वैल्यू 5.6 से कम हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम एसिडिक रेन बोलते हैं, ठीक है, एसिडिक रेन बोलते हैं, ठीक है। एंड ठीक है, 5.6 से कम हो गया। और क्या था, हाँ, अगर 5.5 से, अगर सलाइवा का, जो मुंह का सलाइवा होता है, अगर उसका pH वैल्यू हो गया ना, तो टूथ का डीके स्टार्ट हो जाएगा, टूथ में फिर वो कीड़े लगना स्टार्ट हो जाएंगे, कैविटी हो जाएगी, फिर डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, पैसा बर्बाद, आगे का शब्द नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है। तो आगे जो है हम बढ़ते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की तरफ, ठीक है। कार्बन के बारे में क्यों पढ़ते हैं, वाई कार्बन इज स्पेशल इसलिए है क्योंकि कार्बन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होता है। तो अब ये बड़ा कन्फ्यूजन में रहता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले लूँ कि 4 इलेक्ट्रॉन दे दूँ, क्योंकि अगर 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ तो ऑक्टेट बन जाऊँगा मैं, ठीक। दे दूंगा तो भी स्टेबल बन जाऊँगा, क्यों, क्योंकि तो भी डुएट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है के शेल को डुएट में ही परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। बाकी आगे वालों को सब ऑक्टेट चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी लास्ट वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी मज़ा आता है किसी को, उसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। लेकिन अगर किसी के पास सिर्फ के शेल ही है और वही उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, तो उसको डुएट में भी मज़े आ जाएंगे, ठीक है। तो कार्बन बेचारा कन्फ्यूजन में रहता है, इसी कन्फ्यूजन की वजह से इसको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जो है, भगवान ने एक दिन क्या किया, भगवान ने इसको बोल दिया, बता कार्बन क्या चाहता है। तो कार्बन ने बोला, भगवान मेरा एक अलग से चैप्टर कर दो केमिस्ट्री में, तो अब से केमिस्ट्री में अलग चैप्टर हो गया उसका। अब एटमॉस्फेयर में 0.036% होता है, अर्थ क्रस्ट में 0.025% होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर तो हमने पढ़ ही लिया है। क्रस्ट में मतलब वही, ठीक है, जो हम ज्योग्राफी में पढ़े थे, क्रस्ट में OCl याद आया कुछ, ऑक्सीजन 46.6% ऐसे करके। देन अभी आते हैं एलोट्रोप। एलोट्रोप का मतलब होता है कार्बन के अप्रूप। कार्बन के कितने रूप होते हैं, बहुत रूप होते हैं, है ना। जैसे कि विष्णु जी के 10 अवतार, तो वैसे कार्बन के बहुत उसके भी अवतार होते हैं, लेकिन हमें 3 पढ़ने होते हैं, 3 है क्या, 4, इसमें एक और ऐड कर लेंगे। ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट बीइंग अ नॉन मेटल, बिकॉज कार्बन नॉन मेटल है, ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, एक सेकेंड, ठीक है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का ग्रेफाइट। और डायमंड जो होता है बैड कंडक्टर होता है, क्यों, क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है ना, जो ग्रेफाइट होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये हेक्सागोनल एरे के फॉर्म में होता है, हेक्सागोनल एरे। वहीं जो डायमंड होता है ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में होता है। टेट्राहेड्रल का मतलब है एक कार्बन जो है 4 कार्बन से बॉन्डेड है, यानी कोई कार्बन फ्री नहीं है। यहाँ पर एक कार्बन फ्री है, वो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा देगा। बक मिस्टर फ्लोरीन, भक नहीं है, बक है, बक मिस्टर फ्लोरीन कार्बन, इसमें 60 कार्बन के आइटम होते हैं, और ये किस शेप का होता है, इट इज़ ऑफ फुटबॉल शेप का होता है ये। इसकी डिस्कवरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना, इसमें पूछ सकता है आपसे, रॉबर्ट कर्ल, ठीक है, और क्रोटो करके थे, ठीक है, रॉबर्ट कर्ल, क्रोटो और स्माली, ठीक है, कर्ल, क्रोटो और स्माली, ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप
मतलब बस देख लो, आ जाएगा तो आप ऑब्वियस सी बात याद कर लोगे, ठीक है। फुटबॉल शेप का होता है, इसलिए इसको बकी बॉल भी बोलते हैं। वर्सेटाइल नेचर का होता है हमारा जो कार्बन होता है। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा वाला, ठीक है। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। कैटिनेशन का मतलब होता है एक यूनिक एबिलिटी जिसमें कि कार्बन 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 के लंबे बॉन्ड बना देता है, चेन बना लेता है, उसको हम कैटिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब जो हमारा कार्बन होता है वो सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, डबल भी बनाता है, ट्रिपल भी बनाता है। तो अगर सिंगल बनाता है तो उसको सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है, एल्केन बोलते हैं। और डबल ट्रिपल बनाता है तो उसको अनसैचुरेटेड, आई थिंक अलग से होगा यहाँ पे, नहीं होगा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, मुझे देख लेने दो। नहीं है, चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इस तरह से कि जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन मतलब जो हाइड्रोजन और कार्बन से बनते हैं उनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। या तो वो सैचुरेटेड होंगे या अनसैचुरेटेड होंगे, ठीक है। अब जो सैचुरेटेड होते हैं वो क्या होते हैं, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड होता है। ये क्या होता है, जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड वालों को बोलते हैं एल्केन, और डबल और ट्रिपल इनको बोलते हैं एल्कीन, इनको बोलते हैं एल्काइन, ठीक है। और इनको बोलते हैं ऑलिफिन्स, इनको बोलते हैं पैराफिन्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, वैक्स वगैरह बनाने में इनको यूज़ करते हैं, इनको ऑयल बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बर्न होते हैं हमारे क्लियर ब्लू फ्लेम में, ठीक है, क्लियर ब्लू फ्लेम निकालेगी। और ये हमारे निकालेंगे येलो सूटी फ्लेम, ठीक है, येलो कलर की सूटी फ्लेम निकलेगी इनसे। क्लियर रहती चीज़ ना। इन्हीं की एक रिएक्शन है जहाँ पर, मतलब इनकी रिएक्शन अभी हम देख रहे हैं, तो एडिशन रिएक्शन होती है जहाँ पर अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होता है, मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड, उसको हम सैचुरेटेड में बदल देते हैं। कैसे, उसमें हाइड्रोजन ऐड करके, तो उसको हम एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन जहाँ पर अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में तब्दील हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं निकल पैलेडियम का अलॉन्ग विद बेरियम सल्फेट। ध्यान इस चीज़ का रखना कि इन दोनों को हम बोल देते हैं रोजेनमुंड कैटलिस्ट। रोजेनमुंड कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं पैलेडियम और बेरियम सल्फेट को, ठीक है। और ध्यान रखना, अगर ये पूछ ले कभी इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड भैया का रिएजेंट, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं इसको। कंबशन मतलब इसको जलाना, ठीक है। तो कंबशन जो रिएक्शन होती है, पहली बात तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल यूजुअली होती है, ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर ध्यान रखना जो कंबशन रिएक्शन है, और ये भी ध्यान रखना जो कंबशन होती है, क्योंकि कंबशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, ये एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। कंबशन मतलब जलाना किसी को, तो ये CO2 निकलेगी, हीट और लाइट निकलेगी, ठीक। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन ऐड करना, एल्कलाइन KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट, और ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो जब हम इसका मतलब इसके ये क्या है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या करेंगे, इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे सीधा, ठीक है, एथेनोइक एसिड बना दिया। यहाँ पर इसका हम कैसा यूज़ कर रहे हैं, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में तब्दील कर रहे हैं। वेजिटेबल ऑयल को हम, ठीक है, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एनिमल फैट में जो है ये कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, जहाँ पर अगेन जो डिस्प्लेसमेंट की तरह होता है, तो सब्सटीट्यूट कर देगा इसको। ये है आपका मीथेन, ये है आपका क्लोरीन, ठीक है, सनलाइट में, ठीक है। जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, यहाँ पर ये बन जाएगा आपका क्लोरोमीथेन। यहाँ पर क्या बनेगा, डाइक्लोरोमीथेन। फिर और रिएक्शन करा होगा ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसको कि हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन। इसी क्लोरोफॉर्म से जो फ्रियॉन रेफ्रिजरेंट होते हैं, जिनको रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ किया जाता है, फ्रियॉन एक रेफ्रिजरेंट होता है R22, उसको बनाने में यूज़ करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। पूछा गया होगा कभी ना कभी क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूँ आपको, जैसे कि, ठीक है। तो इसको हम फर्दर क्लोरोफॉर्म को सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं लाते, नहीं तो फर्दर ये कार्बन टेट्राक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, इनको ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ किया था। सनलाइट के एक्सपोजर में आ जाएंगे तो इस सिल्वर बन जाएगा, किस कलर का होता है, ग्रे कलर का। इसको अगर फर्दर हम ऑक्सीडेशन इसका करवा देंगे तो एक्चुअल में जो एयर में सल्फर प्रेजेंट होती है तो वो इसमें मिल जाएगी, और सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। ये ब्लैक कलर की कोटिंग चढ़ जाती है सिल्वर में, ध्यान रहेगा। जब इसका हम डिकम्पोजिशन करवाते हैं जो सिल्वर ग्रे कलर का मिलता है, जब इसका क्या हो जाएगा, ये एक्सपोज हो जाएगा एयर में, तो सिल्वर सल्फाइड की ब्लैक कोटिंग चढ़ जाती है, ये भूलिएगा नहीं, ठीक। अब किस पे आ जाएं, अब आ जाते हैं भाई कैसे इनका नामकरण वगैरह होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम कुछ प्रीफिक्स और कुछ सफिक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम प्रीफिक्स का कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पर वो लिखा नहीं हुआ है, चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज़ करेंगे। तो उसका हम यूज़ ऐसे करेंगे, ठीक है। अगर एक कार्बन होता है तो हम मिथ का यूज़ करते हैं, ठीक है। 2 कार्बन होता है तो इत का यूज़ करते हैं। 3 कार्बन होता है तो प्रॉप का यूज़ करते हैं ना। ये जो होते हैं ये हमें किसके बारे में बताते हैं, ये हमें बताते हैं कि प्रीफिक्स क्या यूज़ किया जाएगा,
ठीक है, वैसे तो ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं जितना इंपॉर्टेंट है मुझे लग रहा है कि वो कम टाइम में हो सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो IUPAC क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसकी 2 बुक हैं, एक तो रेड वाली है और एक ब्लू वाली है। तो ब्लू वाली क्या है, नामकरण के लिए है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नामकरण के लिए, और जो रेड वाली है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए है। ठीक, तो 5 में पेंटा होता है, 6 में हेक्सा होता है, 7 में हेप्टा होता है, 8 में ऑक्टा होता है, 9 में नोना होता है, 10 में डेका होता है, सबको पता होगा। ठीक है, 11 कार्बन, 12 कार्बन और 20 कार्बन, ये पूछ लेता है कभी कभी। तो ध्यान रखना, इसके लिए हम अनडेक का यूज़ करते हैं। इसके लिए हम 2 डेक, 1 डेक है, 2 डेक है, नहीं 10 और 1 11, 10 2 12। और इसके लिए हम यूज़ करते हैं आइकोसेन का। क्लियर रहेगी इतनी चीज़, कभी कभी आपसे यही पूछ लेता है। तो 20 वाले के लिए हम यूज़ करेंगे आइकोसेन। और तो कुछ नहीं, जैसे 13 के लिए तो यार हम ट्राई डेक, 14 के लिए टेट्रा डेक, ऐसे करके हम यूज़ करते रहेंगे, डेक डेक के आगे लगाते रहेंगे। ठीक है, तो जब हम नामकरण करते हैं, कोई भी हमारा हाइड्रोकार्बन आता है, तो जो उसकी सबसे लंबी चेन होती है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, उसको रूट बोला जाता है। तो रूट क्या होती है, जो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन होती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, अब सफिक्स कैसे यूज़ करते हैं, तो सफिक्स अगर आपका कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, जैसे कि OH लगा हुआ है तो सफिक्स में ऑल यूज़ करेंगे। ठीक है, CHO लगा हुआ है तो सफिक्स में अल यूज़ करेंगे। C डबल बॉन्ड O लगा है तो ओन का यूज़ करेंगे, कीटोन होता है। ठीक है, ROR का यूज़ करेंगे तो वो ईथर होता है, उसमें हम सफिक्स नहीं, ठीक है, यूजली हम प्रीफिक्स का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, आपका ये है तो ओइक एसिड हो जाता है। देन अगर आपका COOR है तो उसको हम OH बोल देते हैं, वो ईस्टर होता है, वो ईस्टर होता है। ईस्टर कैसे बनता है, ईस्टर जब हम अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ, ठीक है, तो क्या होता है, ये पानी निकल जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों से पानी निकलता है, वैसे यहाँ पर भी पानी निकल जाता है जब हम अल्कोहल और एसिड को मिला देते हैं तब। ठीक, अब ये आइसोमर क्या होते हैं, तो आइसोमर एक हाइड्रोकार्बन के, मतलब ये समझ लो सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ब्यूटेन है। अब इस ब्यूटेन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ये है आपका नॉर्मल ब्यूटेन, जिसको हम एन ब्यूटेन बोल देंगे, नॉर्मल ब्यूटेन। ये क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन बन गया। तो सर फॉर्मूला सेम ही है क्या, CnH2n+2। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। जो हमारे एल्केन होते हैं वो जनरल फॉर्मूला फॉलो करते हैं, जिसको हम बोलते हैं CnH2n+2। ये फॉलो करते हैं CnH2n, ये फॉलो करते हैं CnH2n-2। ठीक है, तो जितने कार्बन होंगे उसके जितने कार्बन होंगे उसके दुगना का 2 और ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे एल्केन के पास। जितने कार्बन उसका दुगना अगर हाइड्रोजन है तो एल्कीन है, जितने कार्बन उसके दुगने से 2 कम अगर हाइड्रोजन है तो उसको एल्काइन बोलते हैं। ठीक है, एल्केन में जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ब्यूटेन का यूज़ करते हैं अपने LPG गैस सिलेंडर में। एल्कीन की अगर बात करूँ तो जो हमारा इथाइलिन होता है वो एक गैशियस हार्मोन भी होता है प्लांट में, और आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग में यूज़ किया जाता है। जो हमारा एसिटिलीन होता है, एसिटाइलिन, ठीक है, जो कि इथाइन ही होता है, इसको हम वेल्डिंग ऑफ मेटल के लिए यूज़ करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ जी, तो बैक टू वेयर, बैक टू हेयर। तो आप देख सकते हैं वही फॉर्मूला निकल के आएगा, C4H10 C4H10, लेकिन अलग है क्या, स्ट्रक्चर। अब कभी अगर आपसे नंबर ऑफ आइसोमर पूछ ले तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, 2n-4 + 1। ठीक है, तो यहाँ पर n की जगह रखेंगे कि जैसे कितने कार्बन है। सर जो नंबर ऑफ आइसोमर हैं वो ब्यूटेन से शुरू होते हैं। ठीक है, प्रोपेन्स और जो हमारा इथेन और उसके पहले मिथेन, इन सबके कोई आइसोमर नहीं होते, ब्यूटेन से आइसोमर शुरू होते हैं। तो 4 रखोगे यहाँ पे, तो 4 में 4 घट गया, कितना, 0, 2 1, 1 + 1 2, तो 2 आइसोमर हो गए। 5 रख दो इसमें, तो 5 - 4 1, 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3। यहाँ पर रख दोगे 6, 6 - 4 2, 2 दूनी 4 + 1 5, तो 5 आइसोमर हो जाएंगे। किसके किसके, क्या रखा था यहाँ पर आपने, 6 रखा था ना, तो हेक्सेन के। लेकिन ध्यान ये रखना है आपको कि ये आपका हेप्टेन तक काम करता है। ऑक्टेन में जो होता है ना, ऑक्टेन में क्या आ जाएगा, 2 8 - 4 + 1 कितना आएगा, 2 4 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 1 17। लेकिन उसमें एक और ऐड कर देना होता है, यानी कि जो ऑक्टेन होता है उसके 18। वैसे तो पूछेगा नहीं, लेकिन अगर जाता भी है तो ऑक्टेन के 18 होते हैं आइसोमर। ठीक है, क्लियर। बाकी जो नॉन एन होता है उसके 35 होते हैं, बिकॉज उसमें आपको +1 की जगह +3 कर देना होता है। क्लियर। तो अब बढ़ते हैं आगे हम ये जो हमारे बाकी इससे कंपाउंड बनते हैं उसकी तरफ। एथेनॉल की अगर हम बात करेंगे तो एथेनॉल जो होता है गुड सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। कफ सिरप में भी यूज़ किया जाता है इसको, तभी आपने देखा होगा बिहार में जब बैन हुआ था, है ना, अल्कोहल, तो लोगों ने एथेनॉल का यूज़ किया था अपनी प्यास बुझाने के लिए। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि जो मेथनॉल होता है ना, उसको वुड स्पिरिट के नाम से जानते हैं, वो चीज़ यहाँ पर मिसिंग है।
जो मेथनॉल होता है उसको वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है, वुड स्पिरिट। एथनॉल जो होता है इसको यूज़ किया जाता है जो अल्कोहल्स वगैरह होती हैं उसमें। एथनॉल को हम ऑब्टेन कैसे करते हैं, तो जब हम ईस्ट का फर्मेंटेशन करते हैं, ठीक है, ईस्ट का क्या करते हैं, फर्मेंटेशन, ये हमने बायोलॉजी में पढ़ा था एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तो हमें एथनॉल प्राप्त होता है। और ये चीज़ हमें भी पता होना चाहिए, CO2 गैस इवॉल्व होती है, और ये चीज़ कि दैट इज़ इट वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। और कब डिस्कवर किया था, किस ईयर में, जिस साल हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था 1857 में। और किसने 1857 रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला था, कमेंट में आप बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ऐसे रैंडम फिर से मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, आप ये इसका आंसर करो, फिर मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। एंड दैट इज़, जैसे ये लिथियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, रुबीडियम ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, तो आपको बताना है बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा। कमेंट करके जल्दी से बताइए सभी लोग। सोप और डिटर्जेंट पे आते हैं, लेकिन एथेनोइक एसिड पहले देख लेते हैं। तो इसको कॉमनली हम जाते हैं एसिटिक एसिड के नाम से या फिर ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से, बिकॉज इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है, ठीक है। रिएक्शन विद बेस अगर बात करेंगे, जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं, ये क्या है, ये ईस्टर है सर, ये एसिड नहीं ईस्टर है, बिकॉज देखिए RCOO है ये, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका सोडियम सॉल्ट। और ये है ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन वो होती है जहाँ पर हम एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से करवाते हैं तो पानी निकल जाता है और ईस्टर बन जाता है। ईस्टर क्या होता है, जहाँ पर COR ग्रुप देखने को मिलता है। अब इसी रिएक्शन का यूज़ हम करते हैं कहाँ पर, साबुन बनाने में, सपोनिफिकेशन रिएक्शन यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोप्स ऑन ट्रीटिंग ईस्टर विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम ईस्टर को ट्रीट करते हैं सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें मिलता है सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होता है हमारा सोप। लेकिन जब डिटर्जेंट की बात करते हैं तो वो होता है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक, ये कार्बोक्सिलिक है, वो सल्फोनिक एसिड अगर बनेगा तो, ठीक है, क्लियर थी चीज़। अब इसी में एक स्ट्रक्चर बनता है जब हम साबुन को, मतलब इसमें एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लवर, तो वो जैसे कि मान लो कि कोई डर्ट है तो हाइड्रोफिलिक एंड यहाँ पर होगा, ठीक है, हाइड्रोफोबिक एंड ऐसे होगा। तो इस तरह से पूरा जो स्ट्रक्चर बनता है उसको मिसल बोलते हैं, जैसे कि ये पूरा निकल जाता है, ठीक है। जो सोप होते हैं वो हार्ड वाटर में काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है, यानी कि जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं। ऑर्डर की अगर बात करेंगे तो बेसिसिटी इंक्रीज होगी ऐसे, ठीक है, इंक्रीजिंग बेसिसिटी, क्लियर हो गई चीज़, ठीक। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड, ठीक है, सबसे पहले तो हम देखेंगे एरोमेटिक क्या होते हैं। तो एरोमेटिक वो होते हैं जिनमें कि हमें एक साइकिल में डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं। अब साइकिल क्या होते हैं, जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, तो जो ऐसे क्लोज फॉर्मेट में, जैसे मान लो CH3 है, ठीक है, सॉरी CH2 है, CH2 है, CH2 है, ये आपस में कैसे बन गए, ऐसे बन गए, ठीक है। इसको हम वेज और डैश स्ट्रक्चर, सॉरी वेज एंड डैश बोल रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। वेज एंड डैश तो ऐसे होता है, ठीक है, वेज एंड डैश वो सब हम जो बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं 11th 12th में, ये है आपका बॉन्ड लाइन, ठीक है, बॉन्ड लाइन। जैसे कि मान लो ये, इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, जैसे इसको मैं ले सकता हूँ C2H8 हो जाएगा ये, ठीक है, C2H8 हो जाएगा, तो सॉरी C2H6 हो जाएगा ये, सॉरी C3H6। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ये क्या है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, ठीक है। वेज एंड डैश अलग तरीके से होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये साइक्लिक हो गया। अब इसी में अगर डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है। अब एरोमेटिक कंपाउंड के लिए हमारे एक एरिक हकल करके थे, ठीक है, केमिस्ट, उन्होंने बताया था कि कौन कंपाउंड एरोमेटिक होगा कौन नहीं होगा। तो जिसमें उन्होंने बोला था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो होगा। अब पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो एक्चुअल में जो सिंगल बॉन्ड होता है वो एक सिग्मा बॉन्ड से बना होता है, जो डबल बॉन्ड होता है वो एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड से बना होता है, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो एक सिग्मा और 2 पाई से मिलकर बना होता है। तो अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके पास, तो और एक बॉन्ड के एंड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ इस तरह से होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वो एरोमेटिक के रिगार्डिंग ये चीज़ ध्यान रखना है। अब हमसे कई बार हीट्रोसाइक्लिक, जैसे ये साइक्लिक है तो हमसे पूछ लेता है हीट्रोसाइक्लिक के एग्जाम्पल्स कुछ। जैसे मैं तो पहले कुछ एरोमेटिक आपको हीट्रोसाइक्लिक बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये हो गया हमारा, इस तरह से बनाया जाता है इसको बोलते हैं क्या, आप कमेंट गेस करिए, जल्दी से कमेंट करिए क्या है ये। देन अगर मैं यहाँ पर नाइट्रोजन लगा दिया तो क्या हो जाएगा ये, यहाँ पर मैंने अगर इससे पूछ लेता है इसलिए मैं लिख रहा हूँ ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सल्फ़र लगा दिया तो ध्यान रखना, इसको मैं बोलूँगा फ्यूरेन होगा ये हो जाएगा आपका
पाइरोल। पिरिडीन अलग होता है सर, ये हो जाएगा आपका थायोफीन। ठीक है, अब पिरिडीन क्या होता है, तो पिरिडीन भी देख लो यहाँ पे। ठीक है, अगर मैंने इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, इस तरह से, तो ये हो जाता है हमारा, इसको बोलते हैं पिरिडीन। ये होता है पिरिडीन। और कुछ एग्जांपल जैसे कि इसको बोलते हैं एम डाइक्लोरोबेंजीन। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया था एक एग्जाम में भी एसएससी का ही, कि एम डाइक्लोरोबेंजीन क्या होता है। तो एम डाइक्लोरोबेंजीन होता है आपका 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, डाइक्लोरोबेंजीन होता है आपका एम डाइक्लोरोबेंजीन। यहाँ पर थोड़ा सा नैप्थलीन का भी स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा। एक ये मैंने क्या बना दी, बेंजीन रिंग बना दी। ठीक है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड के साथ, और यहाँ पर मैं एक और इस तरह से बना दूंगा। ठीक है, इसको बोलते हैं नैप्थलीन। ठीक है, जो कि हमारा अगेन एक सबलाइम कंपाउंड होता है। क्लियर हो गई थी चीज़। अब हम आ जाते हैं कुछ पढ़ लेते हैं गैशियस लॉस के बारे में, जो हमारा फाइनल टॉपिक रहेगा। तो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, बॉयल्स लॉ बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, समान तापमान पे प्रेशर जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम ऑफ गैस के। यानी कि हम बोल सकते हैं पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, या फिर P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, चार्ल्स लॉ बोलता है एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। जैसे कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, टेम्परेचर कम करोगे तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे तो वॉल्यूम कम होगा। ठीक है आपका, तो ये हो गया आपका चार्ल्स लॉ। गेल-लुसाक जो होता है वो बोलता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक, और डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है ये। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जहाँ पर ये बताते हैं कि जैसे मान लो कि दो गैसेज हैं, मान लो नाइट्रोजन, इसको कंटेनर में बंद किया, हाइड्रोजन है मान लेते हैं, दोनों कंटेनर बंद किया, तो जितना प्रेशर लगाएगी वॉल्स पे, ये जितना प्रेशर लगाएगी, दोनों को अगर हम मिला के एक कॉमन कंटेनर में डाल देंगे तो वो उन दोनों प्रेशर के सम के बराबर होगा। तो इसको हम लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये होता है हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब कब कब ये लॉज दिए गए थे वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो जैसे ये वाला 1662 में दिया गया था, 1662 में। चार्ल्स वाला दिया गया था 1787 में। ये दिया गया था 1801। ठीक है, ये हो जाएगा, चल जाओ नहीं मार देंगे अभी हम। ठीक है, 1801 में, और ये डिस्कवर हुआ था 1808 में, 1808 में। तो ये हो गया हमारे गैशियस लॉज। मैंने पूरी कोशिश करी है इस पूरे लेक्चर में, या फिर जो भी ये लेक्चर हो रहे हैं, कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाएं, लेकिन सारी तो कवर नहीं हो पाएंगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट सारी हो चुकी हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है कुछ भी छूटा नहीं है मेरे साइड से। कुछ तो इक्का दुक्का चीज़ें, ऑब्वियस सी बात है कि मैं जितने टाइम का लेक्चर होगा, इससे ज़्यादा टाइम में तो लगता है पूरा एक ही कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ाने में, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ तो वो होगा। लेकिन क्योंकि हम रिविजन कर रहे हैं तो उसके हिसाब से दिस इज़ द बेस्ट रिविजन, इससे बेस्ट रिविजन आपका हो नहीं सकता था। ठीक है, तो कैसा लगा रिविजन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगला सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए ये भी बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।